नमस्कार, एबीपी गंगा पर बहुत स्वागत। आप सभी का सत्याग्रह लेकर आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। और चलिए अब सत्याग्रह में आगे बढ़ते हैं, जहां लोकसभा चुनाव में अब 1 साल से भी कम का वक्त बचा है, लेकिन सियासी तपिश दिनों दिन प्रचंड होती जा रही है। यूपी में भाजपा के मिशन 80 पर अखिलेश के एक ट्वीट ने सियासत का टेम्परेचर बढ़ा दिया है। दरअसल अखिलेश ने भाजपा पर तंज कसते हुए अपने ट्वीट में लिखा है कि भाजपा कह रही है कि उत्तर प्रदेश में उसकी अधिकांश लोकसभा सीटें रेड जोन में हैं। तो इसका मतलब ये है कि जनता की पक्षधर समाजवादी पार्टी का लाल रंग अपना रंग दिखा रहा है। सपा की रेड पावर ही भाजपा के लिए रेड जोन है। जो उन्होंने कहा है कि अधिकांश सीटें रेड जोन में हैं, इसका मतलब है कि रेड पावर को उन्होंने स्वीकार कर लिया है और सपा पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का विकल्प है। 2024 में बड़ी जीत के लिए भाजपा हर स्तर पर तैयारी कर रही है। पार्टी के आंतरिक सर्वे में कई सीटें रेड जोन में बताई गई हैं। लिहाजा रेड जोन को ग्रीन बनाने के लिए भाजपा अभी से पूरी ताकत लगा रही है। भाजपा का दावा है कि उसकी रणनीति के आगे 2024 में भी विपक्ष पूरी तरह से धराशायी हो जाएगा। दावे के साथ कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर कोई रेड जोन नहीं, कोई जोन नहीं है। जोन केवल एक ही है, भारतीय जनता पार्टी, कमल का फूल। जाहिर है 2024 में भाजपा के सामने अपनी सीटों को बचाने की चुनौती है, तो अखिलेश के सामने अपनी साख बचाने की। हर चुनाव में तकरीबन पार्टियां टैबलेट और लैपटॉप्स वाला दांव जरूर खेलती हैं। एक बार फिर से चुनावी मौसम आने वाला और उसके पहले ये दांव खेला जाने लगा है। राजधानी लखनऊ के लोक भवन में सीएम योगी ने 1745 उन मेधावी छात्रों को टैबलेट बांटे जिन्होंने अपनी मेहनत और कलम के जोर से प्रदेश का नाम रोशन किया है। सीएम ने 18 राजकीय माध्यमिक स्कूल के भवन और 125 साइंस लैब्स का भी लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम योगी ने बोर्ड की परीक्षा के हवाले से पहले की सरकारों को आईना भी दिखाया। 3 महीने तक परीक्षाएं होती, 3 महीने परीक्षा, 2 से 3 महीने परिणाम आने में लगते थे और 3 महीने फिर प्रवेश में लगते थे। तो 9 महीने तो 12 महीने में से 9 महीने तो इसी में व्यतीत हो जाते। 3 दिन पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव अपने संसदीय क्षेत्र में मैनपुरी पहुंची थी, जहां पर उन्होंने कई मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप बांटे थे। इस मौके पर डिंपल यादव ने योगी सरकार पर शिक्षा व्यवस्था से लेकर कानून व्यवस्था तक गहरे सवाल खड़े किए थे। रोजगार घटे हैं, जहाँ बेटियों को आगे बढ़ चढ़ के घरों से निकल के काम करना चाहिए वो घटा है। जहाँ शिक्षा का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, सभी सेवाएं जो और अच्छी होनी चाहिए थी वो घटी है। मेरा मानना है कि यह सरकार जो कहती है वो करती नहीं है। जाहिर है इस बार आने वाले लोकसभा चुनाव में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मसलों समेत रोजगार भी बड़ा मुद्दा बनने वाला है, जैसा कि पीएम मोदी ने भी रेड कार्ड और सेफ कार्ड का फर्क बताकर मुद्दों की लकीर खींच दी है। 2022 की विधानसभा चुनाव में महज एक सीट पर सिमटी बसपा अब पार्टी को नई धार देने में लगी है। कोशिश ये है कि फिर से एक बार पार्टी की पुरानी साख लौटाई जाए, लिहाजा मायावती ने एक नया प्लान तैयार कर लिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बसपा अब नए नेता बनाने की नई रणनीति पर काम कर रही है। बसपा के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से पार्टी कोऑर्डिनेटर्स और अन्य पदाधिकारियों को ऐसे नेताओं की तलाश करने के निर्देश दिए गए हैं जो वर्ग विशेष में पकड़ रखते हों। नए प्लान के तहत बहुजन समाज पार्टी अब नए नेता तैयार करेगी। बसपा का फोकस ऐसे नेताओं पर जिनके इलाके में पकड़ हो। क्षेत्र और खास वर्ग में पकड़ रखने वाले नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। काम को देखते हुए पार्टी में बड़ा पद दिया जाएगा। बसपा के इस नए स्टैंड पर भाजपा ने तीखा तंज कसा है। अब इन्हें जनता ने नकार दिया, अब वो कुछ भी करें, अब जिंदा नहीं होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा जनता के अंदर विश्वास है और इसी विश्वास के आधार पर मैं कह सकता हूं कि अब किसी पार्टी का कुछ होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने स्वीकार किया है। बसपा की नई रणनीति पर सपा ने बसपा को एक खास तरह की सलाह भी दी है। पार्टी चलानी है तो नए लोगों को जोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये भी कहना पड़ेगा कि वो टिकट के लिए लोगों से पैसा नहीं लेंगे, तभी उनकी पार्टी आगे चल पाएगी। जाहिर है 2017 के बाद से बसपा के कई बड़े चेहरे दूर हो चुके हैं। इसी साल के अंत तक 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है, लिहाजा बसपा नई रणनीति पर काम कर रही है। सत्याग्रह में आगे बढ़ेंगे। 12 जून को प्रियंका गांधी वाड्रा ने जबलपुर में नर्मदा पूजा करके मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी के प्रचार अभियान की शुरुआत की थी और इसी पर मायावती ने बयान दिया कि बीजेपी और कांग्रेस में हिंदुत्ववादी बनने की होड़ नहीं है। यूपी कांग्रेस ने इस बयान का जवाब दिया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने मायावती पर सीधा हमला बोलते हुए बसपा सुप्रीमो पर सवाल उठा दिए। तो राखी बंधवाने का टाइम पर हिंदूवादी संगठन दिखाई नहीं देते हैं, सरकार बनाते हिंदूवादी संगठन नहीं दिखाई देते हैं। दरअसल मंगलवार को मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और कांग्रेस को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। एक तरफ उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे पर भाजपा पर हमला बोला, तो दूसरी तरफ कांग्रेस शासित राज्यों में दलितों की स्थिति पर भी चिंता जाहिर की। फिलहाल बीएसपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने अस्तित्व को बचाने की है। बीएसपी से पुराने नेता भाग रहे हैं, नए लोग जुड़ने की बजाय कतरा रहे हैं।
वोट शेयर लगातार घटता जा रहा है। जिस यूपी में मायावती खुद 4 बार सीएम रही, वहां पार्टी का एक ही विधायक है और ऐसे में कांग्रेस ने एक बार फिर बसपा पर बीजेपी की बी टीम का ठप्पा लगा दिया। तो कांग्रेस तो विपक्ष है, इन्हें विपक्ष का साथ देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के सामने। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने तो नहीं आएंगे, लेकिन कांग्रेस के पीठ में जरूर पीठ पीछे बुराई करेंगे। तो इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि किस पर ये वार कर रही हैं। इनके स्टेटमेंट से स्पष्ट हो जाता है कि ये भाजपा की गोद में बैठ करके कांग्रेस का निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस बसपा पर इसलिए भी हमलावर है क्योंकि 23 जून को पटना में होने वाली विपक्षी दलों के महासम्मेलन में मायावती शामिल नहीं होने वाली है। कांग्रेस का मानना है कि विपक्षी गठबंधन में शामिल न होकर मायावती की पार्टी सीधे भाजपा को फायदा पहुंचाएगी। उत्तराखंड में महापंचायत पर महाभारत जारी है और इसी को लेकर पुलिस महकमा अलर्ट मोड पर। 15 जून को होने वाली हिंदू महापंचायत को लेकर पुलिस के आला अधिकारियों ने कमान संभाल ली है। इलाके में जहां धारा 144 लागू की गई है, वहीं चप्पे चप्पे पर पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। पुरोला में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका को लेकर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। हम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और किसी को भी सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने की अनुमति नहीं होगी। सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने वालों को के विरुद्ध जो भी कठोरतम कार्रवाई की जा सकती हो हम करेंगे। बिना अनुमति के हिंदू महापंचायत को लेकर शासन प्रशासन अलर्ट है। मुख्यमंत्री ने भी कड़ी चेतावनी दी है। अभी भी लोगों से हमने कहा है कि सभी लोग शांति से काम लें। अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कानून काम करेगा और कानून किसी को भी हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। इसके लिए सभी को निर्देशित कर दिया गया। इसी बीच लव जिहाद के मामले को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने साजिश करार दिया है। जब से जबरन धर्मांतरण कानून आया है, कुछ लोग जो इसको बचा नहीं पा रहे, ऐसे लोगों द्वारा इस प्रकार कृत्य के लिए कुछ लोगों को भेजा गया है। तो ऐसे लोगों को, समाज के लोगों को सामने लाना पड़ेगा। पुलिस ने साफ कर दिया है कि माहौल बिगाड़ने वालों पर एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून व्यवस्था संभालना राज्य सरकार का काम है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट में अपनी बात रखने को कहा है। दरअसल एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि एक समुदाय को जगह खाली करने के लिए धमकाया जा रहा है। अपने बयानों के जरिए चर्चा में रहने वाले सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने इंटरनेशनल योग दिवस पर मदरसों और दरगाहों में योग के कार्यक्रम के आयोजन पर नाराजगी जाहिर की। जहां एक तरफ 21 जून को मदरसों और दरगाह में योग क्लास की तैयारी चल रही है, इसी बीच यूपी के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और संभल से सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क की योग दिवस के आयोजन पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि मदरसा और दरगाहों में योग दिवस का आयोजन नहीं होना चाहिए। मुसलमान बच्चे वो अपने मजहबी तालीम हासिल न करें, ये इनका एक ही मंशा है। सपा सांसद के बयान पर भाजपा ने पलटवार किया। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बासित अली ने कहा कि सपा सांसद मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बनाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब मुसलमानों के, गरीब मुसलमानों के कल्याण के लिए काम करती है, तो समाजवादी पार्टी के लोगों के पेट में जो दर्द होता है, वो दर्द आज मुसलमान समझ रहे हैं। योग न किसी धर्म का मुद्दा है, न पार्टी का। उत्तर प्रदेश में योग दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन होना है। प्रदेश के सभी स्कूलों में अभी गर्मी की छुट्टी चल रही है, लेकिन 21 जून को विशेष रूप से स्कूलों को खोलने का आदेश दिया गया है। उस दिन योग दिवस के कार्यक्रम मनाए जाएंगे, बच्चों को योग के संबंध में जानकारी दी जाएगी। ठीक वैसे ही आदेश मदरसों और दरगाह को लेकर भी जारी किए गए हैं। वहाँ पर भी भाजपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की तरफ से कार्यक्रमों के आयोजन की तैयारी की जा रही है। सपा सांसद ने अब इस खास कार्यक्रम का बायकॉट कर दिया है। यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने नेपाल से सटे जिलों में मदरसों की जांच शुरू कर दी है। 1 महीने तक चलने वाली जांच में विभाग के 4 सदस्यों की 2 टीमें बनाई गई हैं, जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की स्थिति और खासकर उनके आय के स्रोतों का पता लगाएंगे। जांच टीम बलरामपुर में 14 और 15 जून, सिद्धार्थनगर में 19 और 20 जून, पीलीभीत में 20 और 21 जून, मऊ में 26 और 27 जून, बहराइच में 3 और 4 जुलाई, आजमगढ़ में 5 और 6 जुलाई, श्रावस्ती में 10 और 11 जुलाई और लखीमपुर खीरी में 12 और 13 जुलाई को दौरा करेगी। नेपाल सीमा से सटे इन 9 जिलों का दौरा करने के बाद जांच अधिकारी 13 जुलाई को ही अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। ठीक से जानकारी करने के लिए टीमों का गठन किया है, उच्च स्तरीय टीम है और ये 13 जुलाई तक रिपोर्ट आ जाएगी। फिर रिपोर्ट आने पर फिर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हम रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। तदनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार फिर कार्रवाई निश्चित करेंगे। दरअसल यूपी के 8000 मदरसों को विदेशी फंडिंग मिल रही है। नवंबर 2022 में हुए मदरसा सर्वे में ज्यादातर मदरसा संचालकों ने चंदे से हुई आय का सोर्स बताया था।
शुरुआती जांच में इन मदरसों को नेपाल, बांग्लादेश और खाड़ी देशों से फंडिंग के संकेत मिले थे। जांच में सामने आया कि यूपी में सीमावर्ती जिलों में संचालित हो रहे मदरसे खासतौर पर फंडिंग के सोर्स साफ नहीं कर सके थे। यहाँ के मदरसों ने फंडिंग का सोर्स चंदा बताया। दस्तावेज नहीं दिखा पाने की सूरत में अल्पसंख्यक विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी इन दिनों अपने बेटे और बहू से बात करने के लिए तड़प रहा है और इसी को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान मुख्तार ने कोर्ट में गुहार लगाई। दरअसल मुख्तार अंसारी की फर्जी एम्बुलेंस मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी हुई। सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी ने कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसके माध्यम से मुख्तार अंसारी ने गुहार लगाई कि उसकी बहू और बेटे दोनों अलग अलग जेल में बंद हैं, लिहाजा उनकी बातचीत नहीं हो पा रही है। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से बेटे और बहू से उनकी बात कराई जाए। एक प्रार्थना पत्र दिया गया, उस प्रार्थना पत्र में ये प्रार्थना की गई है कि उनकी बहू निकाहत अंसारी जो अन्य जेल में है और पुत्र अब्बास अंसारी दूसरी जेल में है, उनसे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से संवाद कराया जाए जो जेल मैनुअल के अनुसार विधिक है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी कासगंज जेल में बंद है। मुख्तार की बहू निखत चित्रकूट जेल में बंद है, जबकि मुख्तार खुद बांदा जेल में सजा काट रहा है। बांदा जेल में पुलिस ने CRPC 161 के तहत मुख्तार अंसारी का बयान दर्ज किया। ये बयान उस मामले में दर्ज हुआ है जिसमें डीएम और एसपी ने जेल में छापेमारी के दौरान मुख्तार अंसारी के पास से सामान जब्त किया और मुकदमा दर्ज कराया था। अब इस मामले में 22 जून की तारीख आरोपों को विचलित करने के लिए तय की गई है। गेमिंग धर्मांतरण रैकेट के मास्टरमाइंड बद्दो उर्फ शाहनवाज पर रासुका लगाने की तैयारी है। इस मामले की जांच में बद्दो पर अब नया खुलासा हुआ, जिसके बाद बड़े एक्शन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। शहनवाज उर्फ बद्दो पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि NSA लगाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। पुलिस की जांच में अब तक पाकिस्तान कनेक्शन समेत कई हैरान कर देने वाले खुलासे हुए हैं। बद्दो की कॉल डिटेल्स की जांच में 30 पाकिस्तानी नंबर से बातचीत के सबूत मिले हैं। 2 मेल आईडीज हैं, जिसमें से एक पाकिस्तान की भी है। POK में बैठे एक शख्स से चैट पुलिस को बरामद हुई है। लाहौर के ट्रैफिक इंस्पेक्टर की ID कार्ड भी बरामद हुआ है। वहीं बद्दो से बरामद CPU और मोबाइल की फोरेंसिक जांच करवाई जा रही है। एक ईमेल ID पे पाकिस्तान से कुछ ईमेल्स आना ज्ञात हुआ है। साथ ही साथ इनके फोन पे 30 के लगभग पाकिस्तान के फोन नंबर सेव होना मिला है, जिनकी जांच की जा रही है। इसके साथ ही इनके पास से जो CPU एवं मोबाइल फोन मिले उनकी फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। साथ ही साथ अगर इसमें पर्याप्त साक्ष्य और इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं तो इन पर NSA की कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बता दें कि गाजियाबाद में गेमिंग धर्मांतरण के खुलासे के बाद महाराष्ट्र के ठाणे से बद्दो को गिरफ्तार करके ट्रांजिट रिमांड पर गाजियाबाद लाया गया है, जहां पर अभी वो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। ग्रेटर नोएडा की एक हाउसिंग सोसाइटी में ड्रेस कोड पर विवाद गहरा गया है। लोगों की ड्रेस पर सवाल उठे। ये ग्रेटर नोएडा के सेक्टर P4 में स्थित इस हिमसागर अपार्टमेंट में ड्रेस पर विवाद बढ़ गया है। यहाँ RWA ने सोसाइटी के परिसर में लोगों से लुंगी और नाइटी पहनकर टहलने पर रोक लगाई है। नोटिस में लोगों को पहनावे पर ध्यान देने की नसीहत दी गई है। करीब 250 से ज्यादा परिवार वाली इस सोसाइटी में ड्रेस कोड पर लोग 2 धड़ों में बंटे हैं। कुछ लोगों ने आजादी का हवाला देकर विरोध किया। हालांकि RWA का दावा है कि कुछ लोगों की शिकायत के बाद फैसला लिया गया है। लोगों ने शिकायत की थी कि नीचे एक दो बुजुर्ग बैठते हैं, जब वो योगा करते हैं तो लुंगी उनकी ढंग से नहीं होती, ऊपर हो जाती है, और नीचे कभी कुछ नहीं पहने होते, तो इसलिए कुछ महिलाओं ने भी शिकायत की, तो उस पर हमने रिक्वेस्ट कर दिया। लुंगी को लेकर जहां शिकायत का दावा है, वहीं नाइटी के फैसले पर RWA ने गलती मानी है। नाइटी को लेकर ऐसा कोई आदेश नहीं था, इसलिए हमसे शायद कोई गलती हो गई। माध्यम सागर वासियों को समझा रहा हूँ कि हमारा कोई गलत उद्देश्य नहीं था इस चिट्ठी में, और किसी की भी भावनाओं को हर्ट करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। वहीं अब इस मुद्दे पर सोसाइटी के अलावा शहर के लोगों में बहस छिड़ गई है। गुजरात में बिपरजॉय तूफान की चेतावनी के बीच कच्छ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता 3.3 रही। भूकंप के झटकों के बीच साइक्लोन बिपरजॉय अब विकराल होकर गुजरात के करीब पहुंच रहा है। मौसम विभाग की माने तो राज्य में साइक्लोन का लैंडफॉल गुरुवार को होना है। अरब सागर में उठे तूफान बिपरजॉय के गुजरात से 15 जून की शाम तक कच्छ जिले के जखो पोर्ट से टकराएगा। इस दौरान 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। इसके चलते बुधवार को गुजरात और मुंबई के तटीय इलाकों में भारी बारिश हो रही है। तेज हवाओं और ऊंची लहरों के चलते अब तक 9 लोगों की मौत की खबर है। IMD ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। चक्रवाती तूफान की वजह से 69 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है।
2500 से ज्यादा रेलवे कर्मचारियों को राजकोट, मोरबी, जामनगर, ओखा, द्वारका में तैनात किया गया है। गुजरात और महाराष्ट्र में बिपरजॉय का असर देखा जा रहा है। दोनों राज्यों में समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। गुजरात सरकार ने कच्छ, सौराष्ट्र में समुद्र तट से 10 किलोमीटर की सीमा में 7 जिलों से 50,000 से ज्यादा लोगों को निकालकर शेल्टर होम में भेजा है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए 18 एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।